हेलो एवरीवन। आपने क्लास ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट ये सब देख लिया। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट एसेट्स दिए होंगे, हम उसे ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे। राइट? तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, इसका क्लास क्या है, रेट क्या है। क्लास सेम होगा, रेट सेम होगा, तो फिर आप उसे मर्ज करके क्या बना देंगे, एक ब्लॉक बना देंगे। चलिए देखिए Illustration 1. Guru starts a new business on April 10, 2023 and he purchases the following assets. Categorize these assets in different block of asset. चलिए इन assets को हम different block of asset बनाते हैं। बिल्डिंग A ऑफिस बिल्डिंग 6 लाख की है, ये फिगर इन थाउजेंड्स है, हालांकि ठीक है हमें मतलब नहीं, हम भी सारी कैलकुलेशन फिगर इन थाउजेंड्स कर देंगे। ऑफिस बिल्डिंग ये किस में जाएगा, 10% वाले में। देन बिल्डिंग भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मैनेजर, ये जाएगा 5% में। फैक्ट्री बिल्डिंग 10%। देन अब प्लांट एंड मशीनरी का आ गया, तो अब इसमें बिल्डिंग वाले में क्या ब्लॉक बना है, दो ब्लॉक बना है, एक 5% वाला रहेगा और एक 10% वाला रहेगा। 10% वाले ब्लॉक में ए और सी बिल्डिंग आएगी। देन प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस कंप्यूटर, ये 40% आएगा। फैक्स मशीन अलग से पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, तो जनरल रेट 15%, कार 15%। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे कितना होता है, 40% होता है। मैंने आपको बताया था कि सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे ज़्यादा डिप्रिशिएशन देती है आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई आपको ज़्यादा डिप्रिशिएशन मिलेगा तो आप ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे कि चलो ठीक है भाई लगा लेते हैं। राइट? ज़्यादा डिप्रिशिएशन का मतलब प्रॉफिट कम, कम टैक्स। देन कम्स प्लांट एंड मशीनरी, ई टेलीफोन सिस्टम। जस्ट टेल मी टेलीफोन सिस्टम कितना डिप्रिशिएशन आएगा इस पे, 15%। एज बिकॉज आपने सेपरेटली नहीं पढ़ा, एसी अलग से पढ़ा था, नहीं, 15%। स्कूटर 15%। ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर 10% होता है। फर्नीचर फॉर वेलफेयर सेंटर ऑफ एम्प्लॉयज, अच्छा ऑफिस में फर्नीचर लगा है और वेलफेयर सेंटर फॉर एम्प्लॉयज उसमें भी फर्नीचर लगा है। व्हाट इज वेलफेयर सेंटर फॉर एम्प्लॉयज? वेलफेयर सेंटर उसे कहते हैं जहां पे हम एम्प्लॉयज को कुछ और बेनिफिट्स दे रहे हों, जैसे कंपनी ने मान लीजिए जिम खोल रखा है, फिटनेस सेंटर खोल रखा है अपने एम्प्लॉयज के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, आए एम्प्लॉयज कर सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो उसमें जो फर्नीचर लगे हुए हैं उसकी बात कर रहा है। और क्या हो सकता है वेलफेयर सेंटर, एम्प्लॉयज का फ्री में वहां पे इलाज होता है, मतलब ऐसे नॉर्मल डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉय जा सकता है वहां पे, तो दिस इज ऑल्सो इन वेलफेयर सेंटर, मतलब एनी सेंटर विच कैन प्रोवाइड वेलफेयर टू माई एम्प्लॉयज। तो इस पे भी डिप्रिशिएशन रेट कितना होगा, द सेम रेट, ये भी बिजनेस यूज ही है। नो हाउ इंटेंजिबल एसेट 25%। राइट, अब कैसे बनाते हैं ब्लॉक देख लीजिए। बिल्डिंग ब्लॉक 1 बिल्डिंग 5% वाला ले लिया, ठीक है, जिसमें बिल्डिंग बी आएगी 420। फिर उसके बाद हमने दूसरा ब्लॉक बनाया बिल्डिंग का ए और सी का मिला के, ये बन गया। फिर ब्लॉक 3 मैंने प्लांट एंड मशीनरी 15% वाले, सारे 15% वाले आइटम लिख दिए। फिर प्लांट एंड मशीनरी में 40% भी था, तो एक ब्लॉक हमने 40% वाला बना दिया, सारे एसेट इसके लिख दिए। फिर मैंने फर्नीचर का एक ब्लॉक बना दिया 10% वाला, फिर इनटेंजिबल का एक ब्लॉक बना दिया 25% वाला। दिस इज हाउ यू नीड टू डू, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तीन चीजें मैंने बताई थी, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ब्लॉक ऑफ एसेट, नंबर 2 एक्चुअल कॉस्ट एंड नंबर 3 WDV। तो आपने ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट सीख लिया। नाउ कमिंग टू एक्चुअल कॉस्ट। पहले साल जो डिप्रिसिएशन मिल रहा है वो एक्चुअल कॉस्ट पे मिल रहा है एंड देन उसके बाद WDV पे मिलते जा रहा है। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट ब्लॉक में जाके ऐड होती है, ठीक है, फिर उसके बाद डिप्रिशिएशन उस पर लगता है, फिर उस ब्लॉक की जो WDV होती है अगले साल उस पर डिप्रिशिएशन मिलता है एंड सो ऑन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ब्लॉक ऑफ एसेट that you have done, then you need to understand what is actual cost and that you are going to learn now. Actual cost क्या है? It means the actual cost to the SEC as reduced by the proportion of cost thereof if any has been met directly or indirectly by any other person or authority. SEC की एक्चुअल कॉस्ट क्या आई एसेट पे, वो माइनस अगर ये कॉस्ट किसी और से रिकवर हो गई तो उतना लेस कर देना है, as reduced by the proportion of cost thereof if any has been met directly or indirectly by any other person or authority।
मतलब मान लीजिए आपकी एसेट 10 लाख रुपए की थी और गवर्नमेंट ने आपको 3 लाख रुपए सब्सिडी दे दी उसमें कि भाई ये एसेट आप खरीदो, 3 लाख रुपए की छूट है मेरी तरफ से, गवर्नमेंट वापस कर देती है। तो आपकी कॉस्ट कितनी बैठी? 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए की आपकी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगी। मान लीजिए आपने एसेट 10 लाख रुपए की खरीदी, 3 लाख रुपए किसी भी पर्सन ने, किसी भी अथॉरिटी ने आपको पे कर दिया, तो आप वो लेस कर देंगे। मतलब वॉट एवर इज योर ओन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आपकी जेब से जितना पैसा लगा वो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टू इंक्लूड, अच्छा मशीन 10 लाख रुपए की थी, 3 लाख रुपए किसी ने दे दिया, 7 लाख रुपए की आपको पड़ी, तो 7 लाख रुपए तो कॉस्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और जोड़ी जाती हैं। क्या क्या और जोड़ी जाएंगी देखिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट तो है ही, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ द एसेट टिल द एसेट इज पुट टू यूज। हमने एसेट खरीदने के लिए ना लोन लिया था, हमने एसेट खरीदने के लिए लोन लिया था, तो उसका ब्याज जब तक कि एसेट पुट टू यूज ना हो जाए, ध्यान दीजिएगा। देखिए अपने यहां पे लोन लिया है, लोन टेकन टू परचेज एसेट। भाई आज आपने लोन ले लिया, एसेट खरीदा भी नहीं है, तो भी ब्याज शुरू हो गया कि नहीं? ब्याज शुरू हो गया, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके कुछ दिन बाद आप एक्चुअल में परचेज कर पाए एसेट, परचेज्ड एसेट। देन अगेन आफ्टर फ्यू डेज यू गॉट द एसेट इंस्टॉल्ड, इंस्टॉलेशन हुआ। देन उसके बाद आपका ट्रायल रन हुआ, ट्रायल रन होने से वो रेडी टू यूज़ हो गया था। देन आपने उसके बाद पुट टू यूज़ किया। पुट टू यूज़ का मतलब समझते ही हैं आप, कॉमर्शियली पुट टू यूज़, ठीक है। और उसके बहुत बाद आपने लोन रीपे किया। तो यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड का मतलब एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, और यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट होता है इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज का मतलब एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, याद रहेगा आपको। पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है। इनफैक्ट एक बात समझ लीजिए, यहां तक का ना सारा खर्चा कैपिटलाइज होता है, ऑल कॉस्ट। अभी तो आपने यहां इंटरेस्ट पढ़ा, ऑल कॉस्ट ऑफ दिस पीरियड इज कैपिटलाइज्ड। टिल पुट टू यूज सारा ही खर्चा कैपिटलाइज होता है, और उसके बाद के खर्चे पीएल में जाते हैं। बैंक चार्जेस अगर आपका लगा है तो बैंक चार्जेस कब लगा होगा? आपने डीडी बनवा के पेमेंट की होगी, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के पेमेंट किया होगा, ठीक है। तो बैंक चार्जेस लगा तो वो भी उसमें ऐड होगा, ठीक है। बैंक चार्जेस वैसे कहाँ लगता है मैं आपको बताऊं, बैंक चार्जेस लगता है बैंक गारंटी वगैरह देने में। जैसे कि सामने वाला मशीन कह रहा है कि मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, पेमेंट कर दीजिए, तो मैं कहता हूँ पता नहीं मशीन सही सलामत आएगी नहीं आएगी, आपने मशीन भेजा अभी कि नहीं भेजा, ठीक है, तो आप एक बार मशीन भेजिए फिर मैं पेमेंट करता हूँ। तो वो कहता है अरे ऐसा कैसे, अब मैंने मशीन भेज दिया फिर आपने पेमेंट लटका दी, तो हम क्या करते हैं, उसे बैंक गारंटी दिलवा देते हैं, ठीक है। तो बैंक गारंटी कैसे दी जाती है? जो मेरा बैंकर होगा ना, वो मान लीजिए 1 करोड़ की मशीन है, तो 1 करोड़ रुपए मेरा फ्रीज कर देगा, मतलब मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए होगा लेकिन वो निकल नहीं पाएगा, उसको फ्रीज कर देगा और मुझे एक गारंटी लिख के दे देगा। तो मैं वो सामने वाले के सप्लायर को दे देता हूँ कि ये देखो बैंक की गारंटी, मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है इतना, ये तुमको मिल जाएगा, राइट। अब बैंक वो जो फ्रीज किया हुआ है वो पैसा रिलीज कर देता है, जैसे ही मैं उसको कंफर्मेशन देता हूं कि भाई मशीन आ गई है, सब ठीक है, तो वो पैसा उसको रिलीज कर देता है। अंडरस्टूड? तो इसके लिए बैंक चार्ज लेता है, तो वो सब चार्जेस भी ऐड होंगे उसमें, क्योंकि ये सब भी परचेज के समय का ही खर्चा है। ध्यान दीजिएगा, पुट टू यूज तक का सारा ही खर्चा कैपिटलाइज हो जाता है। कैरियज इनवर्ड, भाड़ा लगा मशीन को लाने का। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस अगर हमने पे किया है, यानी सप्लायर के यहाँ जब चढ़ाया गया था ट्रक में मशीन, उसका खर्चा अगर मैंने पे किया है, तब जो परचेजर है उसने पे किया है, तब वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। ऑब्वियसली अगर सप्लायर ही चढ़वा दिया, वही पे किया है और उसके लिए मुझे कुछ देना नहीं है, तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली द कॉस्ट हैज टू बी इंकर्ड, अगर इंकर किए हैं तो ही खर्चा ऐड होगा। अनलोडिंग चार्जेस का मतलब क्या हुआ? ट्रक से मशीन हमारे यहाँ पे आ गई, अब उसको मैंने उतरवाया। आई होप यू अंडरस्टैंड। लोडिंग का मतलब होता है मशीन को ट्रक में चढ़ाया गया, अनलोडिंग का मतलब होता है मशीन को उतारा गया, राइट। एंड कैरियज का मतलब होता है भाड़ा आने जाने का। इंस्टॉलेशन का खर्चा,
cost of repair and modification prior to the use of asset to make it workable. Prior to the use of asset, what do you mean by use of asset? Again, put to use, it is talking. Put to use के पहले अगर आपने कुछ रिपेयर वगैरह किया, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, ऐसा भी होता है कि नई मशीन हम खरीदते हैं, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं एंड देन उसके बाद हम यूज़ करना शुरू करते हैं. एक सिंपल सी बात आपको समझाता हूँ. मैंने जो मशीन खरीदी थी उसका पीला रंग था, ठीक है. मेरे पंडित जी ने बताया हुआ है ना कि पीले रंग की कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है. तो अब मशीन लेकिन वो येलो कलर की मिलती है, तो मैंने जैसे ही मशीन को खरीदा तो उसके बाद तुरंत उस पर एक दूसरा कलर करवाया, ग्रीन कलर, राइट. ये स्टडी एट होम के लोगो वाला कलर, ठीक है, वो ग्रीन कलर हमने उस पर चढ़वाया. तो ये जो कलरिंग हमने कराई है, क्या ये खर्चा मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा? क्योंकि ये तो पेंट कराया है हमने. रेवेन्यू खर्चा है कि मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगा? मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगा, क्योंकि आपने पुट टू यूज के पहले किया है. रिमेंबर, छोटी से छोटा खर्चा, बड़े से बड़ा खर्चा, ठीक है. मशीन के पुट टू यूज तक होने तक जितना खर्चा होता है वो मशीन की कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है. देन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द स्टाफ बिफोर द यूज ऑफ द प्लांट. अब जब मैंने मशीन खरीदी तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन थी, वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी. हमें अपने ऑपरेटर को सिखाना भी था उसे कैसे यूज़ करते हैं. तो मैंने एक ट्रेनर बुलाया, ट्रेनिंग करवाई, ठीक है. ट्रेनिंग कराने के बाद ही ट्रायल रन वगैरह हुआ था, फिर उसके बाद कहीं जाके पुट टू यूज़ हुआ था. तो ये ट्रेनिंग के खर्चे भी कैपिटलाइज हो जाएंगे, मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएगा. एक्सपेंसेज ऑन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज कोल्ड स्टोरेज रूम. अच्छा, अब उस मशीन को रखना होगा हमें कोल्ड स्टोरेज में, तो मैंने कोल्ड स्टोरेज बनाया, ठीक है. कोल्ड स्टोरेज समझ गए ना, कि मैंने एक रूम को पूरा कंप्लीट कूलिंग रूम क्रिएट किया, ठीक है. उसमें 20-25 एसी लगवाया एंड एकदम कोल्ड स्टोरेज की तरह क्रिएट किया उसको. तो इसमें भी जो खर्चा आया ये मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये मशीन की वजह से हुआ है. कूलिंग टावर हमने बनाए, ठीक है. बहुत सारी मशीन को ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, नहीं तो वो कंपन करने लगता है. इतनी हैवी मशीन होती है ना, हिलती है तो लगेगा कि ज़मीन हिल रही है. तो हम लोग को क्या करना होता है, उस पर बालू का एक फाउंडेशन बनाना होता है, ठीक है. मतलब पहले ज़मीन पे एक बालू का फाउंडेशन, बालू क्या होता है, जर्क को एब्जॉर्ब करता है. तो एक बालू का फाउंडेशन बनाते हैं, फिर उस पर पतली लेयर सीमेंटिंग करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मशीन को रखते हैं और नट बोल्ट से कस देते हैं उस फाउंडेशन के ऊपर. तो मान लीजिए मशीन खरीदने के बाद हमें ये सब कुछ करना पड़ा मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये सारा खर्चा भी किस में हुआ है? हुआ तो बिल्डिंग में है. बिल्डिंग में फाउंडेशन बनाया हमने, लेकिन वो जोड़ेंगे कहाँ? मशीन की कॉस्ट में, बिकॉज दैट हैज बीन मेड ओनली फॉर मशीन. एक्सपेंसेस ऑन इंश्योरेंस, पावर एंड फ्यूल इंकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने इंश्योरेंस पे खर्चा किया, पावर एंड फ्यूल पे खर्चा किया. भाई मशीन का ट्रायल रन लिए होगे तो पेट्रोल वगैरह, डीजल, जिससे भी मशीन चलती है डाले होगे, तो वो खर्चा, इंश्योरेंस आपने कराया है, वो खर्चा सब कैपिटलाइज होता है, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पहला इंश्योरेंस जो होता है वो कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज होता है. उसके बाद हम हर साल इंश्योरेंस कराएंगे अपनी मशीन की, वो रेवेन्यू खर्चा है. पहला इंश्योरेंस, क्योंकि पहला इंश्योरेंस तो तुरंत हो जाता है ना, जब मशीन खरीदे तभी. जैसे हम कार खरीदते हैं तो पहला इंश्योरेंस कब हो जाता है? साथ में ही हो जाता है. देखिए, कार के डीलर से आप कार खरीदते हैं तो पहला इंश्योरेंस तो वो साथ में करा के ही देता है आपको. तो पहला इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ द कार में ऐड हो जाता है. लेकिन वो मेरी बिजनेस की कार है, हर साल हम इंश्योरेंस कराएंगे. अब जो हर साल प्रीमियम देंगे वो कहाँ जाएगा? वो पीएल में जाएगा, वो रेवेन्यू खर्चा है. लेकिन पहला इंश्योरेंस कैपिटलाइज होगा. आप चाहें तो इस बात को भी कहीं नोट कर ले. जब भी आपको लगता है कि आप कोई बात नोट नहीं कर पाए हो, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप पॉज करके अपना नोट कीजिए, ठीक है. आप ऐसा मत कीजिए कि आप स्किप कर देना, चलो बाद में नोट कर लेंगे, ठीक है, अभी अगली लाइन सुन लेते हैं सर की. नहीं, डू दैट इमीडिएटली एल्स यू विल फॉरगेट दैट. अच्छा, कितने लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती है ये भी मुझे बताइए जरा. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितने लोगों को बार बार वीडियो पॉज करके नोट करना पड़ता है. और अगर करना पड़ता है ना, तो इसका मतलब है कि आप हर एक चीज़ नोट कर रहे हैं. बिकॉज जो बच्चे पूरी चीज़ नोट कर रहे होंगे ना, वो पैरेलली वीडियो सुनते सुनते तो नहीं कर पाते होंगे. इतना तो मुझे भी समझ में आता है. ऑब्वियसली आई टेल यू, द स्पीड ऑफ दिस ई लर्निंग इज ऑलवेज मच हायर एज कंपेयर टू फेस क्लासेस. फेस टू फेस क्लासेस में टीचर स्टूडेंट की स्पीड से चलता है, ठीक है. कौन सी स्टूडेंट की स्पीड से चलता है? ठीक है, 3 तरीके के बच्चे होते हैं, एक बहुत तेज वाले, दूसरा मीडियम
और तीसरा थोड़े से वीक वाले बच्चे। क्लास में टीचर किसके हिसाब से चलता है पता है? एकदम लास्ट वीक बच्चे के हिसाब से चलता है, या उससे थोड़ा सा ऊपर, इवन मिडिल रेंज के हिसाब से भी नहीं चलता। हमें वो स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है ताकि पूरा क्लास समझ पाए, राइट। एंड व्हाट वी डू इनटू ई लर्निंग, पता है, सिंस हमें भी बहुत सालों का फेस टू फेस का एक्सपीरियंस है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एट व्हाट स्पीड आई एम गोइंग एट एन स्पीड ऑफ अबव एवरेज स्टूडेंट। यस, इट्स नॉट एवरेज, एवरेज से भी थोड़ा सा ऊपर, हाँ, एकदम टॉप क्लास वाले बच्चे नहीं जो बहुत तेज वाले क्लास में बच्चे होते हैं, बट अबव एवरेज तो होता ही है। तो ऑब्वियसली फॉर राइटिंग सो मेनी थिंग्स यू आर रिक्वायर्ड टू पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन ओनली राइट इट। ठीक है, तो यू लेट मी नो कि हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट एंड मेकिंग प्रॉपर नोट्स। बहुत सुंदर नोट बना रहे हो, जितना कुछ मैं लिखता हूं वो भी आप भी लिखते हो, राइट। और जो मैं बोलता हूं नहीं भी लिखता कभी कभी, वो भी आप लिखते हैं। देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवलिंग इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट का मतलब ये हुआ कि मैं मशीन खरीदने के लिए ना जापान गया था। मैंने कहा पहले मैं मशीन देखूंगा जापान में, ठीक है, उसका ट्रायल वगैरह वहां पे ले लूंगा एक बार, ठीक है, तो उसके बाद मैं मशीन को खरीदूंगा, राइट। तो मेरा जापान जाने आने का जो खर्चा है ये भी मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। आप जब ट्रायल रन करते हैं तो क्या ट्रायल रन का खर्चा भी हम जोड़ते हैं? हाँ, आप ट्रायल रन का खर्चा भी जोड़ते हैं। ट्रायल रन एक्सपेंसेस आर एडेड टू कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिया था बहुत पहले, आपको याद है कि मैंने कपड़ा डाला और जीन्स बन के तैयार हो गई, राइट। तो मैंने कपड़ा कितने का डाला था मालूम है? उस मशीन में मैंने कपड़ा डाला था 1,000 रुपये का। तो 1,000 रुपये मशीन की कॉस्ट में जुड़ेगा, लेकिन जब उससे जीन्स बन के तैयार हुई और मैंने उसे बेच दिया, उससे 5,000 रुपये आ गए। ये क्या है? ये मेरी सेल्स है? आंसर इज नो, ये आपकी सेल नहीं है। ट्रायल रन से जो रेवेन्यू आती है वो सेल्स नहीं होती। ट्रायल रन की रेवेन्यू सेल्स नहीं होती, वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में से लेस कर दी जाती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट से लेस कर दी जाती है। यानी पुट टू यूज तक मशीन की वजह से कोई खर्चा हो जाए तो मशीन में जुड़ेगा, अगर उसकी वजह से कोई रेवेन्यू आ जाए तो वो घटेगा। लेकिन पुट टू यूज की वजह पहले कोई रेवेन्यू आ भी सकती है क्या? अरे मशीन का इस्तेमाल ही नहीं किया तो कैसे आ सकती है? बस एक ही चीज हो सकती है कि आपने ट्रायल रन लिया था, वो सक्सेसफुल हो गया, और जो सक्सेसफुल हो गया तो जो माल तैयार हुआ उसको आपने बेच दिया। तो दिस रेवेन्यू इज नॉट सेल्स, दिस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। प्लीज राइट इट डाउन इन केस यू थिंक कि आप भूल जाएंगे। ट्रायल रन रेवेन्यू is not taken to PL, that is sales. It is reduced from the cost of asset. क्लियर है सबको? चलिए, अब इसके बाद जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। क्या है ये? प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट शैल बी इग्नोर्ड। आपने खर्चा किया एक्विजिशन ऑफ एसेट पे, कह रहा है इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे मतलब नहीं जोड़ेंगे वो कॉस्ट। इफ सच एक्सपेंडिचर इज मेड इन कैश एक्सीडिंग ₹10,000 पर डे, अगर वो खर्चा कैश में है एक्सीडिंग ₹10,000 पर डे, 10,000 रुपए पर डे से ज्यादा का। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ये क्या मतलब है? अगर आपने मशीन खरीदी, कुछ भी खरीदा और उसकी पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में किया है एक दिन में, तो आपको वो कॉस्ट, उतना कॉस्ट ऑफ द मशीन विल नॉट बी अलाउड टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब वो ब्लॉक ऑफ एसेट में नहीं जुड़ेगा, उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। मैं इस बात को एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अ मशीन हैज बीन परचेज्ड बाय पेइंग ₹15,000 इन कैश एंड बैलेंस 30,000 इन अकाउंट पे चेक। एक 45,000 रुपए की मशीन थी, आपने 15,000 रुपए नगद पकड़ा दिया था, 30,000 रुपए का चेक दिया था, ठीक है, अकाउंट पे चेक दिया था। डेप्रिसिएशन एलिजिबिलिटी विल बी ओनली ऑन 30,000, तो आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ 30,000 रुपए में मिलेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट जो कंसिडर होगी ब्लॉक में जो जोड़ते हैं ना हम, जिस पे डेप्रिसिएशन फिर लगाते हैं, तो सिर्फ 30,000 जोड़ेंगे, 10,000 जो नगद में आपने पेमेंट किया उतना नहीं जोड़ेंगे। अंडरस्टूड? इसके और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, आप और सारे एग्जाम्पल्स कर लीजिए। अच्छा एक बात आपको मैं समझाऊं, हाउ आर वी डूइंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
क्या हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते समय हमें डिफिकल्टी हो रही है जो हम एंड ऑफ द चैप्टर करते हैं? एकदम भी नहीं। बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशंस हम आपको एंड ऑफ द चैप्टर में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एकदम भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। रीजन बीइंग कि इतने सारे एग्जाम्पल्स आप जो करते हैं ना एक एक प्रोविजन पे, राइट, उससे मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है और हम इलस्ट्रेशन जो भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत कंफर्टेबली कर पाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं जो हम आपके साथ कर रहे हैं? ये क्वेश्चंस हमने मिक्स्ड सभी इंस्टीट्यूट के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने उठाए हैं। और कैसे उठाएं अब ये भी बात आपको बताता हूं। मैं क्या करता हूं, फिगर्स और नाम को चेंज कर देता हूं। एट टाइम्स आपको लगेगा अरे सेम का सेम क्वेश्चन तो मेरे स्टडी मटेरियल में है, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दैट। वो कब पता चलेगा? जब आपने यहां मेरे वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे तो आपको एग्जैक्टली वैसा महसूस होगा। बस आपको क्या दिखेगा, ताकि आपको भी एक नया फ्लेवर मिले, ठीक है, जब आप अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर रहे हैं तो भाई आप जब कर रहे हैं तो आपको भी प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ और मिले, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। यस, यू कैन ऑल्सो डू इट। तो व्हाट आई डू कि आई डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन एज इट इज, आई सिंपली चेंज द नेम एंड फिगर्स और मैं उसका क्वेश्चन क्रिएट करके अपनी मॉड्यूल में डाल देता हूं, ठीक है। और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन की सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसी भी कोशिश करता हूं एट टाइम्स कि 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के आपके मटेरियल में दिया हुआ है, राइट, और मैंने देखा उन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक एडजस्टमेंट का ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज कॉमन है। तो व्हाई विल आई वेस्ट माय स्टूडेंट्स टाइम इन क्लास डिस्कसिंग बोथ दीज क्वेश्चंस? हम क्या करेंगे कि 4 पॉइंट तो दोनों में कॉमन थे, एक एक पॉइंट दोनों में अलग था, तो हम 6 पॉइंट का एक ही क्वेश्चन बना देंगे। मतलब जो डिफरेंशियल पॉइंट था जो किसी एक क्वेश्चन में था वो भी एक ही क्वेश्चन में इंसर्ट करके उस क्वेश्चन को बड़ा करके बना देंगे। सो दिस इज हाउ आई डू। मैं आपको पीजीबीपी में क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मैंने खुद क्रिएट किया है आउट ऑफ नियरली 10 क्वेश्चंस टेकन टुगेदर। आप कहेंगे सर 10 क्वेश्चन को मिला कि यस, आई टेल यू कि विच इज दैट क्वेश्चन, और उसमें मैंने खुद के भी पॉइंट्स एडजस्टमेंट ऐड किए हैं, ठीक है, कि ये खर्चा अलाउड है, डिस अलाउड है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को मर्ज किया, फिर अपने पॉइंट्स मर्ज किए, कम से कम 25 से 30 एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन बनाया है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या आपको कुछ भी और देखने की जरूरत पड़ेगी? मेरे हिसाब से नहीं। मोटा मोटी इतनी सारी कवरेज उस क्वेश्चन में मैंने कर दी। सो दिस इज हाउ आई डू विथ यू, ठीक है। मुझे आपके साथ टाइम पास नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, ठीक है। आप कभी भी ऐसी स्टडी पे फोकस नहीं कीजिएगा जहां पे प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन से कराया जाता है। इनकम टैक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन नॉट प्रैक्टिस विथ क्वेश्चन, यू कैन प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली विथ इलस्ट्रेशन, यू कैन प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली विथ एग्जाम्पल्स। और दूसरी बात, जितने रीसेंट अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिनको हम आपको चिल्ला चिल्ला के सिखाते हैं, बताते हैं क्लास में, आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी वो क्वेश्चन शायद होते ही नहीं, ठीक है, या फिर पास्ट ईयर पेपर्स में आप देखेंगे तो वो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नया प्रोविजन आया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे वो पास्ट प्रोविजंस पे ही बेस्ड हैं। तो आपको ज्यादा फोकस मेरे एग्जाम्पल्स पे करना है जो मैं प्रोविजन के इमीडिएट बाद डील करता हूं, राइट। कभी भी किसी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस वगैरह आपकी स्टडी मटेरियल में होते हैं वो एज इट इज एग्जाम में आ जाएंगे, बस हम 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर एग्जाम। अगर ये इतना आसान होता ना तो आप खुद सोच के देख लीजिए कि रिजल्ट 4% 5% नहीं होता, 10% रिजल्ट नहीं होता, सारे बच्चे पास हो जाते। बहुत मेहनत करते हैं लोग, ग्रेजुएशन की तरह ऑब्वियसली इन प्रोफेशनल कोर्सेज को नहीं देते हैं, वो खुद भी बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी क्लासेस लेते हैं, फिर उसके बाद कहीं एग्जाम में अपियर करते हैं, राइट। उसके बाद भी अगर रिजल्ट इतना पुअर है तो इसका मतलब है कि देयर इज लॉट मोर टू स्टडी एंड दैट इज नॉट सो सिंपल कि आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। बहुत थॉरो अंडरस्टैंडिंग प्रोविजन की होनी चाहिए, राइट। प्रैक्टिस इन टैक्सेशन विल नॉट मेक यू परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस प्रोविजन की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप भूल गए तो भूल गए, करना क्या है यार, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में होता क्या है टैक्सेशन के, अरे इनकम को जोड़ देना है, अलाउ है, डिस अलाउड है, आपको खर्चे कंसीडर करने हैं, नहीं करने हैं। अरे ये ना पता होना चाहिए कि जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, ठीक है। सो
अंडरस्टैंड, आप वो मेच्योरिटी लाइए इफ यू आर लर्निंग दिस पेपर। ठीक है, मैंने देखा है, ठीक है, जिनको ये बात नहीं पता होती है दे फोकस मोर ऑन टू, जितना इलस्ट्रेशन कर लिया अच्छा अच्छा रट लेते हैं, इलस्ट्रेशन के हिसाब से प्रोविजन को याद कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन के हिसाब से। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें ये एडजस्टमेंट होती है, लेट मी लर्न दिस, नो, लर्न द प्रोविजंस एंड देन अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपके पूरे टैक्सेशन सब्जेक्ट के सारे प्रोविजन कभी भी कवर नहीं हो पाएंगे, और आपको एग्जाम में कौन से एडजस्टमेंट आएगी यू डू नॉट नो इट। एग्जाम्पल देखिए, मशीन परचेस्ड ₹1,00,000, आपने पेमेंट की है ₹10,000 पर डे फॉर 10 days इन कैश। आपने मशीन परचेज की 1,00,000 रुपए की, आप 10-10 हज़ार रुपए की पेमेंट करते हो हर दिन, 10 दिन तक लगातार की हो, कैश में की हो पूरी पेमेंट। बताइए, दिस कॉस्ट विल बी एडेड टू मशीन और नॉट? ये क्या हम ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। ये अलाउड है नहीं अलाउड है? अलाउड मतलब हम मशीन की कॉस्ट में जोड़ लेंगे, जो भी ब्लॉक का ये एसेट है उस ब्लॉक में ये जाएगा, जुड़ेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा। आपको मिलेगा इस पे डिप्रिसिएशन, नहीं मिलेगा, अलाउड है डिसअलाउड है? ये बताइए। आंसर इज अलाउड है ये पूरा। ठीक है, 1,00,000 विल बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ एसेट डिप्रिसिएशन अवेलेबल, डिप्रिसिएशन मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए तक की पेमेंट आप कर सकते हो नगद में, 10,000 से ऊपर की नहीं कर सकते हो, और एक दिन के लिए लिमिट है 10,000 की। तो मैंने कभी 10,000 से ऊपर अगर पेमेंट करते हो तो 10,000 रुपए पर डे तक तो आप कर सकते हो कैश में। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ था कि इन कैश एक्सीडिंग 10,000 पर डे, अगर होगा इन कैश एक्सीडिंग ₹10,000 पर डे होगा तभी डिसअलाउ होगा, यानी ये यहां पे अलाउड है। अब एक एग्जांपल और लीजिए, मशीन परचेज ₹20,000, पेड ₹10,000 on 5th September 10 AM, 10,000 रुपया, और फिर 5 सितंबर को ही 4 PM पे फिर से मैंने 10,000 रुपया दिया, ये कैश में है। अब बताइए, मशीन परचेज की 20,000 रुपये की, 10,000 रुपये का कैश दिए सुबह 10 बजे, फिर 4 बजे फिर दिए 10,000 रुपये का कैश। अलाउड है डिसअलाउड है? डिसअलाउड है। एक दिन में 10,000 रुपये से कैश ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी 20,000 रुपये की मशीन में तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आपने मशीन परचेज की ₹30,000, आपने कैश पे किया ₹5,000, फिर कैश पे किया ₹10,000 एंड चेक ₹15,000। ये पे किया था 5 सितंबर को, ये पे किया 6 सितंबर को। अब बताइए, मशीन खरीदे 30,000 रुपये की, 5 सितंबर को 5,000 कैश दिए, 6 सितंबर को 10,000 कैश दिए और 15,000 की चेक भी दिए, तो हो गया टोटल पेमेंट 30,000 रुपये का। बताइए अलाउड है कि डिसअलाउड है? तो मैंने किसी भी दिन 10,000 रुपये से ऊपर का नगद नहीं दिया है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा अलाउड है। अब ध्यान दीजिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने मशीन ए खरीदा ₹8,000, आपने मशीन बी भी खरीदा ₹7,000। ठीक है, आपने पेड कैश ₹15,000। अलाउड है कि डिसअलाउड है? आपने 15,000 रुपये पूरा नगद दे दिया दोनों मशीन का, अलाउड है
ये एक मशीन के रिस्पेक्ट में बात होती है। अगर किसी मशीन का 10,000 रुपये से ज़्यादा दोगे तो वो नहीं जुड़ेगा। अब किसी भी मशीन का 10,000 से ज़्यादा थोड़ी ना दिए, इस मशीन का 8,000 दिए, इस मशीन का 7,000 दिए, हम दिए 15,000 है, लेकिन किसी मशीन का 10,000 से ज़्यादा थोड़ी ना दिए, इसलिए ये भी नोट कीजिए। ये होती है प्रिपरेशन। बेटा कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी ना आ पाएगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 10 चीज नहीं हो सकती। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। अब क्लियर हो गया, ये 10,000 वाला फंडा जो है ना, ये अब क्लियर है एकदम पूरी तरीके से। ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है ये बात। WDV रिटन डाउन वैल्यू, सेक्शन 43(6) रिटन डाउन वैल्यू बताता है, सेक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है। WDV कैसे बनता है? देखिए जनरली आप WDV कैसे पढ़ते हो मैं आपको बताऊं। आप कहते हो ओपनिंग WDV लेस डेप्रिशिएशन एंड दिस बिकम्स क्लोजिंग WDV, बोलते हो आप ऐसा। ओपनिंग WDV उसमें से डेप्रिशिएशन घटा दिए तो ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग WDV। इनकम टैक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, इनकम टैक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। आप ओपनिंग WDV से अगर डेप्रिशिएशन घटा दिए तो ये सीधे आएगा ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट ईयर। याद रहेगा ये बात। तो आप कहेंगे सर क्लोजिंग WDV ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इनकम टैक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने डेप्रिशिएशन घटाने के बाद जो आता है वो अगले साल की ओपनिंग WDV होती है, राइट। तो क्लोजिंग WDV का अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये थोड़ा सा आपको और डिटेल में ले जाते हैं। ओपनिंग WDV अगर कोई परचेज या सेल है तो आप ड्यूरिंग द ईयर इसमें जोड़ते और घटाते हो। ओपनिंग WDV था, इसमें आपने परचेज को जोड़ा, पहले साल तो क्या होगा, परचेज पे ही आपको डेप्रिशिएशन मिल जाएगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है एसेट की उस पे से डेप्रिशिएशन मिल जाएगा, राइट। लेकिन सब्सिक्वेंटली आप क्या करेंगे, उसकी WDV आ चुकी होगी, परचेजेज अगर कुछ और हुआ है, क्योंकि यहाँ हम ब्लॉक बनाते हैं, सेम रेट का जितना भी एसेट होगा एक क्लास के अंदर वो सब एक साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये 15% वाले एसेट की ओपनिंग WDV चल रही थी, 15% की प्लांट एंड मशीनरी हमने और खरीदी तो परचेज की तरह इसी में जोड़ देंगे, माइनस हम करेंगे इसमें से सेल ड्यूरिंग द ईयर अगर है कोई, ठीक है। और ये जो आता है इसी को हम कहते हैं WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। ये होता है WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। ओपनिंग WDV में परचेज जोड़ेंगे, सेल घटाएंगे, इस WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन, इसमें से अब हम डेप्रीशिएशन घटाएंगे और ये अब हमें मिलता है ओपनिंग WDV फॉर नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसमें किसी को कोई परेशानी हो रही है? ओपनिंग WDV परचेज घटाइए, जोड़िए, सेल घटा दीजिए, जो आया अब इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज होगा तो इसे कहा जाता है WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। उसमें से डेप्रीशिएशन घटाइए, अब सीधे अगले साल की ओपनिंग WDV आ गई। अब दिमाग लगाना शुरू करना है। एक बात बताइए मुझे, ये हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीशिएशन, यानी ये बात तो क्लियर है कि अगर हम यहां पे लिखते हैं दिस इज WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जितनी भी चीजें यहां पे जुड़ रही हैं, ओपनिंग WDV, परचेज, ये सारा ऐसा है जिस पे डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि भाई इसी पे तो हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं, तो यानी ऊपर वाला सारे पे डेप्रीशिएशन मिलना चाहिए। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या जितनी भी एसेट हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं सब पे डेप्रीशिएशन मिल जाता है? आंसर इज नो। आपने एसेट परचेज किया, उसके बाद एसेट पुट टू यूज होना जरूरी है। एसेट पुट टू यूज नहीं होता है तो डेप्रीशिएशन नहीं मिलता है। ओ माय गॉड, यानी परचेज का मतलब सिर्फ परचेज नहीं है। क्लैरिटी आनी चाहिए इसकी, परचेज का मतलब क्या है फिर? परचेज का मतलब क्या है? परचेज का मतलब है परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑल्सो पुट टू यूज।
इस परचेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने परचेज किया हो, इस परचेज का मतलब है परचेस्ड एंड पुट टू यूज। अंडरस्टूड एवरीथिंग? परचेज किया है आपने और पुट टू यूज भी किया है, तभी तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अब वो क्या होगा परचेज जिसको मैंने पुट टू यूज नहीं किया। मैंने एसेट खरीद ली, मैंने मशीन खरीदी, मान लीजिए 30 मार्च को मैंने मशीन खरीदी। अब भाई पुट टू यूज नहीं हो पाया 30 31, अब हमने 5 अप्रैल को किया तो अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो क्या अगले फाइनेंशियल ईयर की वो परचेज कहलाएगा? नहीं, परचेज तो पुराने फाइनेंशियल ईयर में ही हुई थी, वो अगले फाइनेंशियल ईयर की परचेज तो नहीं कहला सकती। राइट, यानी अगले साल का जब हम यही चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो वो वाली मशीन तो वहां भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि अगले साल की परचेज थोड़ी ना कहेंगे हम उसको, परचेज तो करंट ईयर में हुआ है और करंट ईयर में जोड़ नहीं सकते क्योंकि पुट टू यूज करंट ईयर में नहीं हुआ है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो अब उसका क्या करते हैं, जो इस साल परचेज हुआ लेकिन पुट टू यूज नहीं हुआ, तो वो हम क्या करते हैं, जब डेप्रीशिएशन आप घटाते हैं तो इसके बाद वापस से हम यहां पे जोड़ेंगे परचेज प्लस परचेज बट नॉट पुट टू यूज। वो परचेज हुआ है लेकिन पुट टू यूज नहीं हुआ है, उसको जोड़िए और फिर ये अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनेगा। करंट ईयर में कहीं भी वो ऐड नहीं हुआ लेकिन अगले साल की ओपनिंग में चला गया, क्योंकि अगले साल तो भाई उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ना। अच्छा, अब प्रश्न ये होता है क्या अगले साल भी अगर पुट टू यूज नहीं हुआ है सर, तो क्या अगले साल की ओपनिंग में वो आना चाहिए था? नहीं, यहां पे ऐड नहीं होना चाहिए था। अगर आपने यहां पे ऐड किया है तो इसका मतलब है कि अगले साल वो पुट टू यूज हो रहा है, अगले साल वो पुट टू यूज हो रहा है, क्योंकि अगर अगले साल भी पुट टू यूज नहीं हो रहा है तो भी अगले साल की ओपनिंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अगले साल की ओपनिंग में चला गया तो फिर क्या होगा, अगले साल की ओपनिंग में अगर ये चला गया तो अगले साल की परचेज ऐड होगी, सेल घटेगा, फिर जो डब्ल्यूडीवी आएगा उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर अगले साल की ओपनिंग में चला गया तो डेप्रिसिएशन उस पर मिल जाएगा अगले साल, जबकि अगले साल भी पुट टू यूज नहीं हुआ है तो मिलना तो नहीं चाहिए। तो यानी वो यहां पे ऐड तभी होता है जब इस साल तो पुट टू यूज नहीं हुआ लेकिन अगले साल पुट टू यूज होगा। राइट, लेकिन आपको थोड़ा सा आसान कर देते हैं और आपको थोड़ा ठंडा कर देते हैं। एग्जाम में हमेशा अगले साल तो पुट टू यूज हो ही जाएगा, अगर कोई एसेट इस साल नहीं हुई तो अगले साल तो पुट टू यूज होगी होगी। देखिए प्रैक्टिकली भी यही होता है। एक बात बताइए, क्या हम एक मशीन खरीद के साल साल भर से ज्यादा छोड़ देते हैं, अभी पुट टू यूज नहीं कर रहे हैं? अरे तो खरीदे क्यों, बेवकूफ हो क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है? पैसा ब्लॉक करके रखे हो, तुमको मशीन यूज नहीं करना है तब भी खरीद लियो, साल भर बाद यूज करोगे। अभी इतना नहीं, कोई मशीन महीना भर पहले खरीदा है, 2 महीना खरीद सकता है, 4 महीने पहले खरीद सकता है। हम ये नहीं मान सकते कि इस साल खरीदे, इस साल भी पूरा यूज नहीं हुआ और अगला साल भी पूरा यूज नहीं हुआ, इतना तो मैं मान नहीं सकता और कोई भी नहीं मानेगा, प्रैक्टिकली ऐसा होता भी नहीं है। तो थ्योरेटिकली तो आप ये पढ़ते ही कि अगले साल पुट टू यूज हो ही जाएगा, एग्जाम के तो हर क्वेश्चन में इस साल अगर नहीं हुआ है तो अगले साल होगा, यानी आप ऐसे ऐड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी नॉलेज के लिए प्रैक्टिकली भी यही होता है, इस साल अगर यूज नहीं हुआ है तो अगले साल तो पक्का यूज हो ही रहा होगा। लेकिन सिंस आपको मुझे कुछ भी रटाना तो है नहीं, अगर रटाना होता तो मैं कह देता यहां पे ऐड होता है, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर अगले साल पुट टू यूज होगा तभी ये ऐड होता है। डिफॉल्ट बात यह है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगले साल यूज होगा और होता भी है अगले साल यूज, लेकिन अगर नहीं हुआ है जब आप काम कर रहे होंगे तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिस इज रिमोट प्रोबेबिलिटी 0.001% ही सही कि हो सकता है अगले साल भी इस्तेमाल ना हो, तो ये ऐड नहीं होना चाहिए। फिर आप कहां ऐड करोगे, इस साल का जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे ना, दूसरे वाले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे तो वहां पे फिर ऐड कर दीजिएगा और तीसरे साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में चला जाएगा वो, क्योंकि तीसरे साल फिर वो पुट टू यूज होगा। अब बोले सर तीसरे साल भी नहीं हुआ, तो ठीक है भाई, अभी होल्ड मारो, जिस साल होगा उस साल के ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में ले जाना इसको। ठीक है, अंडरस्टूड? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बस चाहता है। ठीक है, जिस चीज को मैं कहता हूं कि सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं, और उसके बाद कहता हूं भूल जाइए, तो भूल भी जाया करिए। ठीक है, क्योंकि आप इतना दिमाग में भर नहीं पाएंगे आप। अभी के लिए परचेज विच इज पुट टू यूज यहां होगा और परचेज नॉट पुट टू यूज यहां होगा। अब एक फॉर्मेट फिर से बनाएंगे खूब सुंदर सा, मेरे साथ साथ बनाइए कैसे बनता है डब्ल्यूडीवी।
आप सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग WDV 1/4/2023। हम लोग डेप्रिसिएशन 23-24 प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 का ओपनिंग WDV प्लस इसमें हम जोड़ेंगे परचेस्ड ड्यूरिंग 1/4/23 टू 31/3/24 एंड पुट टू यूज़। इस पीरियड में खरीदे और पुट टू यूज़ भी कर लिया, उसको जोड़ दीजिए। लेस सेल ड्यूरिंग 1/4/23, कोई एसेट बेचे हो, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उसको घटा दीजिए। ये जो आएगा दिस इज WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है। WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन कौन से प्रीवियस ईयर का? 23-24 का, ठीक है। 23-24 का डेप्रीशिएशन अब हम इसमें निकालेंगे। अब इसमें से हम घटाएंगे डेप्रीशिएशन, यही है डेप्रीशिएशन PY 23-24 का, PY 23-24 का डेप्रीशिएशन, ठीक है। PY 23-24 का डेप्रीशिएशन घटाने के बाद अगर कोई एसेट ऐसी थी जो परचेज तो किए थे 23-24 में लेकिन पुट टू यूज नहीं किए थे, तो उसको ऐड बैक करिए। परचेज्ड ड्यूरिंग PY 23-24 बट नॉट पुट टू यूज, कि भाई इस साल तो नहीं देंगे लेकिन अगले साल तो मिलना चाहिए ना, तो इसीलिए अगले साल की ओपनिंग WDV में पहुंचा दे रहे हो। मेरा मकसद यही है कि इस साल डेप्रीशिएशन नहीं दिए लेकिन इसको अगले साल की ओपनिंग WDV में पहुंचा दे, राइट। अच्छा, आप कहोगे सर अगले साल वाले परचेज में हम जोड़ देते हैं। अगले साल के परचेज में कैसे जोड़ दोगे? अगले साल का परचेज वो होगा जो अगले साल परचेज होगा ना, परचेज तो करंट ईयर में हुआ था, बस डेप्रीशिएशन नहीं मिलना था, इसलिए करंट ईयर का जो WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन था उसमें हम नहीं लाए, लेकिन अगले साल की ओपनिंग WDV में पहुंचा दे रहे हैं अब हम। अब ये हो गया ओपनिंग WDV 1/4/24, ये नोट कर लीजिए। अब बात आती है कि ये जो फिगर्स यहां पे दिख रही है परचेज और सेल की, ये कैसे ली जाएगी? ये ली जाएगी एक्रूअल बेसिस पे। समझाता हूं इसको। आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में एसेट खरीदी 5 लाख रुपए की, लेकिन अभी उसकी पेमेंट की है सिर्फ 3 लाख रुपए, तो 3 लाख जोड़ेंगे कि 5 लाख जोड़ेंगे? 5 लाख जोड़ेंगे। आपने एसेट खरीदी 5 लाख रुपए की, पेमेंट 54 नहीं की अभी 23-24 में, डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो भी है वो आप ऐड करेंगे। आपने सेल किया एसेट, उसका पैसा नहीं मिला, आपने सेल किया एसेट, उसका पैसा नहीं मिला, अब क्या करें? कोई बात नहीं, सेल किए हैं माइनस करेंगे, पैसा मिलना जरूरी नहीं है। एक्रूअल बेसिस पे ये अकाउंटिंग हो रही है, ये कैश बेसिस पे नहीं होता WDV ऑफ द ब्लॉक। रिमेंबर, याद रहेगा आपको कि WDV जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक्रूअल बेसिस पे ही सारा अकाउंटिंग करना है, परचेज और सेल का, ठीक है। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड जितना होता है, क्योंकि यहाँ एक्रूअल या कैश से कोई वैसे मतलब नहीं है, क्योंकि लॉ बहुत स्पेसिफिकली बोलता है कि इस पीरियड में जितना आपने परचेज किया ऐड कीजिए, इस पीरियड में जितना सेल किया है वो आप लेस कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, मान लीजिए मैंने एसेट सेल की 5 लाख रुपए की और किसी ब्रोकर ने बिकवाया था, तो इसके लिए मुझे कमीशन पे करना पड़ा उसे 50,000 रुपए का। तो सेल ऑफ एसेट जो मैं सेल ड्यूरिंग द ईयर 1/4/23 टू 31/3/24 कहूंगी, वो मेरा एसेट 4.5 लाख रुपए का बिका, मतलब यहां से 4.5 लाख रुपए घटाया जाएगा या फिर 5 लाख घटाया जाएगा। मैंने बेचा एसेट 5 लाख का, लेकिन उस पर कमीशन लग गया 50,000 रुपए का, किसी और ने बिकवाया था, तो मुझे नेट नेट 4.5 लाख रुपए ही मिले हैं। 5 लाख आया, फिर 50,000 जिसने बिकवाया उसको कमीशन दे दिया 4.5 लाख। तो यहां पे क्या करना है, सेल ऑफ एसेट 5 लाख रुपए का ही कहलाएगा, और ये जो कमीशन है ये PL में जाएगा,
याद रहेगा आपको। सेल ऑफ एसेट ये 5 लाख रुपए जाएगा यहाँ पे, और ये पीएल में जाएगा, पीएल एक्सपेंस होगा, नेट 4.5 लाख रुपए नहीं होगा। ठीक है। हालांकि जब कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, कैपिटल गेन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये कमीशन लेस हो जाता है और सेल का जो नेट कंसिडरेशन होता है वो 4.5 लाख रुपए ही बोला जाता है। मतलब आप बस लिख के छोड़ दीजिए, आपको जब जरूरत समय आएगा तो बता देंगे। इन केस ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है, इन केस ऑफ कैपिटल गेन, इन केस ऑफ कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी 4.5 लाख। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अभी जब डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं आप, सेल जितनी भी किए तो जो एसेट की सेल प्राइस थी वही ली जाएगी, नेट ऑफ नहीं किया जाएगा, और पीएल में खर्चा चार्ज किया जाएगा कमीशन का। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। ओपनिंग WDV में आपके पास एसेट A, B, C है, और ये ऑब्वियसली ये कोई ना कोई ब्लॉक होगा। ये ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का 15% वाला। देखिए सेम क्लास सेम रेट, तो ये एक ब्लॉक बन गया। ABC यानी प्लांट एंड मशीनरी है 15% वाली, सारे के सारे इसमें एक ही चीज होंगे, प्लांट एंड मशीनरी होंगे 15% वाली। ओपनिंग WDV मेरे पास 3 एसेट थी ABC, मिला के उसकी ओपनिंग WDV चल रही थी 3 लाख रुपया। ठीक है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया एसेट D 1 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपए का, और मैंने सेल किया A कितने का, 2 लाख रुपए का। ठीक है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं हम लोग। ओपनिंग WDV ABC मिला के कितना हो गया, 3 लाख। इसमें हम अपनी परचेज को जोड़ देंगे 1,50,000, और इसमें से सेल को हम घटा देंगे 2 लाख। 4.5 लाख में से 2 लाख गया 2.5 लाख। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। ओपनिंग WDV परचेज और सेल, ये हो गया WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन, मालूम है ना आपको। 2.5 लाख का 15%, 37,500। अब घटाने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, ये अगले साल का ओपनिंग WDV है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। द अमाउंट ऑफ रिडक्शन फॉर एसेट सोल्ड कैनॉट एक्सीड द सम ऑफ ओपनिंग WDV एंड एसेट एक्वायर्ड। एसेट सोल्ड की वजह से रिडक्शन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता ओपनिंग WDV और परचेज मिला के। मतलब दिस सेल कैन नेवर एक्सीड योर, दिस सेल कैन नेवर एक्सीड योर ओपनिंग WDV एंड परचेज। व्हाट डज इट वांट टू टेल, मान लीजिए ये जो था 5 लाख रुपए में एसेट ए सेल हुआ था, 5 लाख रुपए में एसेट ए सेल हुआ था। तो अब क्या, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ओपनिंग 3 लाख, परचेज 1.5 लाख, सेल कितना, ओपनिंग 3 लाख, परचेज 1.5 लाख, सेल कितना, सेल 5 लाख नहीं, ओपनिंग प्लस परचेज से ज़्यादा सेल नहीं। WDV यानी निगेटिव नहीं हो सकता रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन। WDV अंडा हो सकता है, माइनस में WDV नहीं होगी, एसेट की WDV माइनस में नहीं होगी। तो ये जब सेल करेंगे तो ये सेल कह रहा है कि 4,50,000 ही दिखाया जाएगा, और ये WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन निल आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर वो जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आया वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इस वाले केस में और आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपया।
अगर आपको एसेट का ज्यादा पैसा मिल जाता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि WDV ऑफ द ब्लॉक कैन नेवर बी निगेटिव, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर आपको उसके बाद भी, यानी सेल हम हमेशा वहीं पे जाके क्लोज कर देंगे, ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज मिला के जितना होगा मैक्सिमम सेल उतनी दिखाई जाएगी, उससे ज्यादा पैसा आ गया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और अगर कम पैसा आया है, जैसा कि 2 लाख रुपए ही आया था, तो वो WDV बच गया, अब उस पर डिप्रीशिएशन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड फॉर एसेट सोल्ड कैन नॉट बी डिडक्टेड। अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड है फॉर एसेट सोल्ड, मतलब आपने एक एसेट बेचा, उसको बदले में आपको कुछ और इन काइंड मिल गया, तो कह रहा है आपको कोई भी ब्लॉक में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे वैसे करते रहिए। ठीक है, अगर पैसा आया है, मनी आया है, तभी आपको लेस करना है WDV से। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों कर रही है सरकार? अरे बात समझने की कोशिश कीजिए ना। आपने एक्स मशीन दी, ठीक है, बदले में आपने कुछ और ले लिया, आपने एक्स पैसा दिया, बदले में कुछ और आ गया, तो यार कुछ और आया है वो भी तो उसके लिए पैसा नहीं दिए, क्योंकि वो जो आया है वो भी तो ऐड होता और डेप्रिसिएशन मिलता। तो जो गया है इसीलिए हम घटा भी नहीं रहे और जो आया है उसको ऐड भी नहीं कर रहे हैं। अब बात समझे, हमने एक मोबाइल दिया, ठीक है, बदले में मोबाइल आया नया, पुराना मोबाइल दिए, नया मोबाइल आया, ध्यान से सुनिएगा। तो पुराने मोबाइल, जो नया मोबाइल आया वो 1 लाख का था, मान लेते हैं नया मोबाइल जो आया वो 1 लाख का था, पुराना मोबाइल हमने दिया वो 10,000 का था, तो मुझे पे कितना करना पड़ा होगा? 90,000, राइट। अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है आपने जो दिया वो सब आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आपने दिया, एसेट दिया, बदले में काइंड में कुछ आ रहा है, वो सब इग्नोर करिए। आपने एसेट नेट क्या है, आपने 90,000 रुपया दिया और एक एसेट आई, ठीक है, जो आपने दिया एसेट उसका तो कैश नहीं ना मिला है, तो उसको इग्नोर कर देने को कह रहा है। ठीक है, तो एसेट आई, मोबाइल आया, हम 90,000 रुपए की परचेज बोलेंगे इसको, और होना भी यही चाहिए था। अरे सच पूछो तो अगर आप सेल कहते कि 10,000 का हुआ है, तो ऑब्वियसली जो परचेज हुआ है वो भी तो 1 लाख रुपए का हुआ है। अगर कोई चीज एक्सचेंज हो गई, मैंने एक्स एसेट दी, वाई एसेट आया, अब आप कहोगे एक्स एसेट 50,000 रुपए की थी जिसके बदले में वाई आया, इनकम टैक्स कह रहा है कि गया, बदले में काइंड में कुछ आया, इग्नोर ही मार दो। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज आप कह रहे हो कि वो 50,000 की गई है, बिकी है, आप 50,000 माइनस करोगे तो जो आई है वो भी तो 50,000 की चीज है, वो ऐड भी तो होती, राइट। ये मैंने आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बोला ताकि आपको बात खराब ना लगे, हालांकि आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या करना है, आप बस ये समझिए कि अगर एसेट इन काइंड में एक्सचेंज होता है तो आपको लेस नहीं करना है एज एन सेल। ठीक है, अब ये वाला प्रोविजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 32 स्टेट्स दैट द प्रोविजन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन shall apply whether the SSC claims depreciation in computing total income or not। कह रहा है कि डेप्रीशिएशन जो होगा वो WDV से लेस होगा, चाहे आप PL में क्लेम करो चाहे ना करो। याद आ रहा है आपको बताए थे कि लोग डेप्रीशिएशन ना क्लेम करके क्या क्या बेनिफिट कर ले रहे थे, अपने आप को टैक्स प्लानिंग कर रहे थे। कह रहा है वो सब नहीं होगा, WDV से डेप्रीशिएशन घटेगा। दिस मीन्स that even if the SSC does not claim depreciation while computing the total income, even if the SSC does not claim depreciation while computing the total income, the provision of section 32 shall apply, and next year he can claim depreciation only on the reduced amount of WDV। अगले साल उसको रिड्यूस अमाउंट ऑफ WDV पे ही डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप क्लेम करते हैं PL में, मत करिए, WDV से हम हर साल घटाते रहेंगे आपका डेप्रिसिएशन, सो दैट WDV कम होता रहे, राइट। अब इन सभी बातों से जो एक बात कंक्लूड होके आपके सामने आएगी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि डेप्रीशिएशन आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपके पास WDV है। क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे WDV आपके पास नहीं था, जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे, इसमें WDV ही नहीं बचा तो डेप्रीशिएशन नहीं हुआ। दूसरी बात, सिर्फ WDV ही नहीं, आपके पास एसेट भी होनी चाहिए, एसेट भी होनी चाहिए और WDV भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले एग्जाम्पल में मेरे पास एसेट भी थी, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एसेट थी, WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन, यहां पे थी एसेट, कौन कौन सी, B थी, C थी और A थी, नहीं B, C और D थी।
ठीक है, ए ये वाला बिक गया था, बी सी ओपनिंग वाला और डी जो परचेज किए थे, तो ये मेरे पास बचा हुआ था। अब मेरे पास WDV था 2.5 लाख रुपए का और 3 एसेट थी, इसलिए डेप्रीशिएशन मिला। मेरे पास 2.5 लाख का WDV था और 3 एसेट थी, इसलिए डेप्रीशिएशन मिला। अच्छा सर क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार ठीक से समझाइए। ठीक से समझाता हूं बेटा, ध्यान दो। अगर मान लीजिए ये जो सेल हुआ था एसेट का, ये कितने का हुआ था? सेल जो हुआ था वो हो गया था ए बी सी और डी, चारों 2 लाख रुपए में बिक गई। पॉसिबल है? अरे होने को तो कुछ भी पॉसिबल है। चारों एसेट बेच दी हमने 2 लाख रुपए की, सब बेकार हो गई। हम पूरा नया खरीदेंगे। नई जो अभी मशीन खरीदे थे ना वो भी हटा दी हमने। ठीक है, तो अब क्या होगा? 3 लाख माइनस 3 लाख प्लस परचेज 1.5 लाख और सेल 2 लाख। हम करेंगे ओपनिंग WDV 3 लाख, हम करेंगे ओपनिंग WDV 3 लाख, परचेज 1.5 लाख और सेल हम कितने की बोलेंगे? 2 लाख रुपया। ये जो आएगा ये क्या है? अब सारी की सारी एसेट बिक गई है, तो आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिल सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए। देयर वर 4 एसेट A, B, C and D. If there is no asset, how can there be any depreciation? There is no asset at all. एसेट ही नहीं, WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन है ही नहीं। तो सर ये फिर है क्या जो बच के आ रहा है? 4.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए घटा तो बचा ना कितना? 2.5 लाख रुपए। ये है क्या? ये 2.5 लाख रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहते हैं। फिर से बताता हूं। आप कहोगे सर WDV क्यों नहीं आया? यहां पे 2.5 लाख रुपए WDV था, यहां क्यों नहीं है? बेटा यहां WDV ये रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन इसलिए था क्योंकि BCD थे। अरे BCD ही नहीं रहेगा, एसेट नहीं है, तो आप कहोगे कि WDV ऑफ द एसेट है। अरे आप ऑब्वियसली WDV जब कहते हो तो क्या कहना चाहते हो? दिस इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। दिस इज नो एसेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। A, B, C, D सब बिक गए। सो इफ दिस इज नो एसेट, हाउ कैन यू कॉल इट एज WDV? आप WDV कैसे बोल सकते हो? इसलिए हम कहते हैं भाई हमें घाटा हो गया। ठीक है, टोटल 4.5 लाख रुपए की एसेट थी, 2 लाख में बिक गया, 2.5 लाख रुपए का घाटा हो गया। वैसे ही बिल्कुल यहां पे भी क्या हुआ था? आपकी ज्यादा में एसेट बिक गई थी। ठीक है, हालांकि अभी एसेट थे यहां पे सच पूछो तो एसेट थे। ये 4.5 लाख रुपए का क्या बिका था आपको याद है? 5 लाख रुपए का सिर्फ एक ही एसेट बिकी थी, लेकिन WDV नहीं बचा था ना, इसलिए डेप्रीशिएशन नहीं। मैं फिर से कराऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। यानी डेप्रीशिएशन क्लेम करने के लिए यू मस्ट हैव WDV, नंबर 2 यू मस्ट हैव एसेट। अगर WDV नहीं है तो भी डेप्रीशिएशन नहीं, अगर एसेट नहीं है तो भी डेप्रीशिएशन नहीं। ठीक है, यानी अब हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास WDV नहीं है, एसेट तो मेरे पास पड़ी है, ठीक है, नो डेप्रीशिएशन। ठीक है, दूसरा केस, मेरे पास WDV है, एसेट ही नहीं है, कह रहे हैं नो डेप्रीशिएशन। और अगर एसेट नहीं है ना तो बेसिकली आप उसको WDV कहने का कोई हक नहीं है, मतलब बचा है, फिगर अमाउंट बचा है कुछ। ठीक है, तो WDV कहने का हक ही नहीं है। अगर आपके पास एसेट नहीं है तो आप WDV कहिए भी मत। क्या कहेंगे उसको? जब एसेट है ही नहीं तो WDV नहीं कह सकते, क्या कहेंगे उसको हम? ऑब्वियसली हम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। चलिए पढ़िए, यहां पे यही 2 केस है। अगर अभी तक आप मोटा मोटी आइडिया लगा होगा, बहुत क्लैरिटी नहीं आ गई होगी, अब आ जाएगी। नो डेप्रीशिएशन शैल बी अलाउड इन द फॉलोइंग केस। नंबर 1, 2 केसेस में डेप्रीशिएशन नहीं मिलता। और वो 2 केसेस की क्या बात कर रहा है? यही बात कर रहे हैं जो हम आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं बैठ के। बेटा WDV होना चाहिए, एसेट होना चाहिए। एक बार कहेगा WDV नहीं है, कहेगा नो डेप्रीशिएशन। दूसरी बार कहेगा एसेट नहीं है, नो डेप्रीशिएशन। भैया एसेट भी होनी चाहिए, WDV भी होनी चाहिए, दिमाग में बैठा लो। और देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या कहता है? कहता है इफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट इज रिड्यूस टू 0, यानी पहला केस है WDV नहीं है तो ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो दूसरे में क्या कह रहा होगा? इफ द ब्लॉक ऑफ एसेट इज एम्प्टी, पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट खाली हो गया, पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट खाली हो गया मतलब एसेट नहीं है। ब्लॉक ऑफ एसेट इज एम्प्टी और कीजेस टू एग्जिस्ट, यानी एसेट नहीं है। तो हम भी तो यही बता रहे हैं कब से, अंग्रेजी में बता रहा है, हम सिंपल हिंदी में बता रहे हैं
कि भाई WDV एसेट दोनों होना जरूरी है। WDV नहीं है तो कह रहा है डिप्रिसिएशन नहीं, फिर कह रहा है एसेट नहीं है तो डिप्रिसिएशन नहीं। ध्यान से सुनो आप। इफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट इज रिड्यूस टू 0 ऑल्दो द ब्लॉक इज नॉट एम्प्टी, जबकि ब्लॉक खाली नहीं है, एसेट पड़े हैं, फिर भी WDV खाली हो गया। ठीक है, मतलब पहला केस कौन सा है? केस 1, WDV नहीं है, ये वाला केस है, WDV नहीं है। यानी मैं समझाता हूं ये केस कैसा होता है। आपके पास ओपनिंग WDV में एसेट A एंड B थी 1 लाख रुपए की, ठीक है। आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया एसेट C 50,000 रुपए का, ठीक है, और आपने सेल किया A को कितने में? 1,75,000 रुपए में। अब 1,75,000 रुपए में जब आप सेल करेंगे तो आप WDV से कितना घटा सकते हैं? ये पढ़ाया गया है, पहले ही आपको पढ़ा दिया गया है ये सब कॉन्सेप्ट के पहले, कि ओपनिंग और परचेज से ज्यादा सेल नहीं हो सकती। यानी अगर ये दोनों 1.5 लाख है तो आप सेल 1.5 लाख ही बोलेंगे, ठीक है। यानी WDV आपकी निल हो जाएगी। कोई डेप्रिसिएशन होगा अब यहाँ पे? नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, नो डेप्रिसिएशन। And what about the surplus of rupees 1,75,000, surplus of 25,000 received? That is capital gain, short term capital gain. ठीक है, अब मैं इसी बात को और अच्छे तरीके से बोलूँ। देखिए, प्रेजेंटेशन तो यही है, लेकिन आप जैसे बच्चों को जल्दी जल्दी समझाने के लिए क्या करना चाहिए, हम ऐसे करते हैं, 1 लाख ओपनिंग है, परचेज है 50,000, बेटा कितना घटाना है? 1,75,000 रुपये में बिक गया। अच्छा, वो ये कितना आ रहा है? -25,000। बेटा ज़्यादा पैसा आ गया है तुम्हारा, ठीक है, ज़्यादा पैसा आ गया है, यानी WDV माइनस में तो होती नहीं है, तो ये क्या है? हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलो इसको बेटा। WDV निगेटिव नहीं हो सकती ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देना, ऐसे बोलते हैं। सिर्फ समझने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए नहीं। प्रेजेंटेशन तो ये वाली सही है जो मैंने ब्लैक पेन से की है। केस 2, देखिए, क्या मेरे पास एसेट थी यहाँ पे? क्या मेरे पास एसेट थी? आंसर इज यस, एसेट थी। ए ही तो बिका था। सच पूछिए तो मेरे पास B एंड C पड़ा हुआ है, लेकिन WDV नील हो गई। एसेट होने के बाद भी डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि WDV नील है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि मेरा एसेट ही खाली हो गया, ठीक है। ओपनिंग WDV में मेरे पास A एंड B है 1 लाख रुपया, परचेज हमने किया है C 50,000 रुपया, और मैंने सेल किया है A, B एंड C, तीनों का तीनों, ठीक है। दो सेल वैल्यू लेंगे, एक बार लेंगे 1,25,000 रुपया और एक बार लेंगे 1,80,000 रुपया, ठीक है। बिक तो तीनों ही गई है। अब यहां पे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? ओपनिंग WDV 1 लाख प्लस परचेज 50,000, फिर हो गया लेस सेल। बेटा सेल तीनों की तीनों निकल गई, यहां पे A B था और C था, A B C तीनों निकल गया, ठीक है। कितने में? 1,25,000 रुपए में। क्या आया? बचा 1.5 लाख में से 1,25,000 गया, 25,000 रुपया बचा। क्या हम इसको WDV कह सकते हैं? कैसे कहोगे बच्चा, WDV कैसे कहोगे? एसेट ही नहीं है, एसेट ही नहीं है। WDV किसकी होती है? एसेट की होती है ना। जब एसेट ही नहीं है तो कैसी WDV? अच्छा, यानी WDV नील एसेट के होने पे भी हो सकता है, नहीं होने पे भी हो सकता है। देखिए, यहां पे एसेट आपके पास थी तब भी WDV नील हो गया केस 1 में। अब यहां पे एसेट ही नहीं है तो WDV किस बात का? फिर तो हम कहेंगे हमको घाटा हो गया, 1.5 लाख की एसेट 1.25 लाख में बिक गया, ये हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया। दूसरा केस 1,80,000 में जो बिका, ओपनिंग WDV 1 लाख, परचेज किए 50,000, सेल किए कितना? 1,80,000। आपको भी मालूम है यार, हम WDV से 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं, हम नहीं घटा रहे हैं। WDV तो नील हो गई दोनों ही केस में, ठीक है। WDV तो यहाँ भी नील है बेटा, और WDV तो यहाँ भी नील रहेगी। ये है क्या, हम बता दें आपको, जो 30,000 एक्स्ट्रा मिल गया है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है,
तो ये जब फायदा हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, केस 2 हमारा क्या था, एसेट नहीं है, केस 2 इज एसेट नहीं है। अगर एसेट नहीं होती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा, और जब WDV नहीं होता है तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। WDV ना होने का मतलब है ज्यादा का बिक गया, WDV खाली हो गया पूरा, इतना ज्यादा का बिक गया कि पूरा WDV खाली हो गया। तो WDV जब नहीं होता है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। और ये रट लेंगे बच्चे तो हमारे, हमको मालूम है। अगर WDV नहीं है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा दोनों ही केस में। WDV नहीं है, डेप्रीशिएशन नहीं, आप बोलोगे एसेट नहीं है, डेप्रीशिएशन नहीं, ये तो खेल खत्म हो गया, बच्चों को भी तैयार हो गया। WDV नहीं, डेप्रीशिएशन नहीं, एसेट नहीं, डेप्रीशिएशन नहीं। लेकिन WDV नहीं तो फिर क्या होगा, WDV नहीं तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। लेकिन अगर एसेट नहीं तो दो चीजें हो सकती हैं, अगर एसेट नहीं है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, क्योंकि एसेट नहीं, सारी एसेट बिक गई, कम की बिक गई, ज्यादा की बिक गई, ऐसे हो सकता है ना। एसेट सारी बिक गई, एसेट नहीं का मतलब सारी एसेट बिक गई, कम की बिक गई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ज्यादा की बिक गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और WDV नहीं का मतलब तो ये हुआ कि WDV फाड़ दिया एकदम से, जितने का WDV था उससे ज्यादा का बिक गया ना, अब उससे भी ज्यादा का बिक गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा हमेशा। तो नो WDV में सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, और नो एसेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको मजा आया होगा, मुझे पक्की उम्मीद है। ठीक है, और ये बताइए, ये क्लास थोड़ी सी लंबी थी एज कंपेयर टू अदर क्लासेस, तो क्या आपने एंड तक देखा? अगर आपने एंड तक देखा है तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी पता चल जाएगा यस कितने बच्चे ऐसे हैं जो एंड तक देखे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये बात वही लिख पाएंगे जिन्होंने एंड तक देखा है। ठीक है, और एंड तक देखने का एंड तो बहुत सारे बच्चे लिख देंगे। कुछ ऐसा करते हैं जिससे एंड मत लिखिए, आप एंड मत लिखिए, आप लिखिएगा, अगर आपने एंड तक देखा है तो लिखिएगा कोड। ठीक है, कोड NO नो WDV, NO WDV, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, NO WDV, ठीक है मिला के बाकी समझेंगे नहीं बच्चे जो एंड तक नहीं देखे, तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ कि ये बच्चे हैं जो एंड तक देखे हैं। चलिए बाय बाय।